हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। अभी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं, जो भी बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट 2020 में होने वाले हैं उसको टारगेट करके। इसमें हमने पिछले क्लासेस में मॉनेटरी पॉलिसी क्लासेस चल रही है हमारी, अभी जो आरबीआई की मौद्रिक नीति उसकी क्लास चल रही है। उसमें हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो आज हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने सीआरआर पढ़ा था, जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ रहे हैं, जो टूल्स यूज होते हैं मनी का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में, वो टूल्स हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले सेशन में। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले सेशन में डायरेक्ट टूल्स पढ़ा था, जिसमें हमने सीआरआर और एसएलआर के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं सीआरआर और एसएलआर क्या है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो वो है जिसपे आरबीआई बोलती है कि जो भी बैंकों का एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम एंड लायबिलिटी, जो उसका प्रॉफिट है, उसका कुछ पोर्शन आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। उसको हम लोग कैश रिजर्व बोलते हैं। कि मान लीजिए कोई बैंक के पास ज्यादा फंड है या उसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो उस प्रॉफिट को या उस पैसे को मार्केट में लगाएगी इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए। तो आरबीआई कहती है कि नहीं, आप ज्यादा पैसे मार्केट में फ्लो नहीं कर सकते, उसका हम डिसाइड करेंगे कि आप कितना पैसा फ्लो मार्केट में उसका आप इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए सीआरआर एसएलआर किया गया कि नहीं, आपको उतना अमाउंट रिजर्व रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। ये सीआरआर था। एसएलआर में क्या था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि सेम उसी तरह से सीआरआर की तरह, बट जो अमाउंट, जो परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया, जिस रेट पे एनडीटीएल का इतना परसेंट, जो भी उस समय एसएलआर रहेगा, उतना आपको अपने पास रिजर्व करना है। मतलब बैंक अपने पास रिजर्व रखेगी, उस पैसे को वो यूज नहीं कर सकती अपने इन्वेस्टमेंट में या मार्केट में लोन देने के लिए या मार्केट में लगाने के लिए। उस पैसे को वो यूज नहीं कर सकती। ठीक है। सीआरआर एसएलआर में बेसिक जो डिफरेंस वो क्या था, सीआरआर जो होता है वो कैश के रूप में होता है, जितना कैश होता है वो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा और आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। जबकि एसएलआर में कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी आप अमाउंट को रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो कैश में ही रखा जाए। तो बैंकों की लिबर्टी है और बैंकों को वो अमाउंट अपने खुद के पास रिजर्व रखना होता है, बट वो उस अमाउंट को या उस लोन को या गोल्ड को या उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज नहीं कर सकती फर्दर आगे किसी भी चीज में, इन्वेस्टमेंट में हो गया या फिर लोन देने के लिए। तो इस तरह से जो मनी का फ्लो था वो कंट्रोल करते थे डायरेक्ट टूल्स के अनुसार। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इनडायरेक्ट टूल्स। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। अच्छा, इनडायरेक्ट टूल्स क्या है? जो डायरेक्ट टूल्स थे उसमें तो रूल है कि आपने को इतना अमाउंट रिजर्व रखना पड़ेगा, आप उसका यूज नहीं कर सकते, आप उसको मार्केट में नहीं लगा सकते। बट इनडायरेक्ट टूल्स में वही काम करती है आरबीआई, बट इनडायरेक्ट रूप से करती है। मतलब जो बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं या जो उसका प्रॉफिट है, एनडीटीएल है, उसको आरबीआई इंकरेज करती है कि आप उसको पैसे का जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास रखिए, या अगर आपके पास फंड्स कम है तो आप हमसे लीजिए। ठीक है, आरबीआई ऐसा बोलती है। मान लीजिए आप किसी भी बैंक को जरूरत पड़ गया फंड्स का, तो वो कहाँ जाएगी? हमारे पास जरूरत पड़ता है तो हम बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, कमर्शियल बैंक के पास। हमें घर लेना है तो हम बैंक के पास जाते हैं कि हाउसिंग लोन ले लें। हमें पढ़ाई करनी है तो हम बैंक में जाते हैं कि हम एजुकेशन लोन ले लें। बट बैंक को भी तो जरूरत पड़ती है, किसी बैंक को भी जरूरत पड़ती होगी फंड्स की, उनके पास भी फंड्स कम होते होंगे, तो वो भी फंड, तो वो कहाँ जाएंगे? तो बैंकों का बैंक आरबीआई है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं कि सर हमें इतने फंड की जरूरत है, आप हमें फंड दीजिए। तो आरबीआई कहती है ठीक है हम देंगे, बट फ्री में नहीं देंगे, हम उसके लिए कुछ इंटरेस्ट आपसे लेंगे। आप जो हमें पैसे वापस करिएगा उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करके लेंगे। यही इनडायरेक्ट टूल्स है। तो बेसिकली इसमें जो भी आगे आपको टूल्स बताया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई देती है लोन बैंकों को, और उस पर जो इंटरेस्ट वो लेती है, यही इनडायरेक्ट टूल्स के जो भी है वो है। इसमें बस एक ऐसा है रिवर्स रेपो रेट, जो कि डिपॉजिट है, जो कि अमाउंट एक्स्ट्रा होता है अगर बैंकों के पास, वो जमा करती है आरबीआई के पास। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं इनडायरेक्ट टूल्स के बारे में। सबसे पहला इनडायरेक्ट टूल्स रेपो रेट।
रेपो रेट। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है। रेपो रेट वो रेट है जिस पे कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है। तो लोन अगर हम लेते हैं तो उसका एक टेन्योर होता है कि नहीं कि अपनी मर्जी से हम वापस करते हैं, नहीं, कोई भी लोन एक टेन्योर के लिए लिया जाता है, एक समय अवधि के लिए लिया जाता है कि इतने समय के लिए हम लोन ले रहे हैं सर। अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो बोलते हैं ना कि नहीं आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं। उसी तरह से रेपो रेट पे जो लोन मिलता है वो उसका एक टेन्योर होता है। कितने दिन का होता है? तो टेन्योर हुआ 90 डेज के लिए लिया जाता है। तो जो रेपो रेट पे कोई भी लोन आरबीआई देगी बैंकों को, वो मिलेगा 90 डेज के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज क्या है, वो किसको किसको लोन मिल सकता है इस रेट पे? तो कमर्शियल बैंक्स तो है ही, साथ में एलिजिबल क्लाइंट। एलिजिबल क्लाइंट मींस उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, एनबीएफसी आता है, और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी आते हैं, उसको हम लोग एलिजिबल क्लाइंट बोलते हैं। तो रेपो रेट पे कोई भी लोन 90 दिन के लिए कमर्शियल बैंक या एलिजिबल क्लाइंट ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसका एक अमाउंट होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि आप इतने, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतने के बीच में ये लोन आपको मिल सकता है। तो मिनिमम कितना है ये हम लोग जानते हैं, मिनिमम 5 करोड़। अगर आपको रेपो रेट पे कोई लोन लेना है तो मिनिमम आपको 5 करोड़ लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम क्या है? तो मैक्सिमम एनडीटीएल का 0.5%, ठीक है, एनडीटीएल का 0.5%। एनडीटीएल के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो हमारा पिछला वीडियो जैसे जस्ट पीछे का वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको रेफर कीजिए। उसमें एनडीटीएल के बारे में मैंने डिटेल बताया है, वो आपको समझ में आ जाएगा एनडीटीएल क्या है। तो जो उसका जो अमाउंट होता है वो मिनिमम 5 करोड़ रेपो रेट पे, और एनडीटीएल का 0.5%। कोई भी बैंक या एलिजिबल क्लाइंट रेपो रेट पे आरबीआई से लोन ले सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब इतनी ये बेसिक चीजें हैं, आप समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? तो सेकंड इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी एक इंटरेस्ट रेट है, इस पे भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, ठीक है, बट इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, ये जो है ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो इंटरेस्ट रेट है एमएसएफ, इसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 9 मई 2011 को इंट्रोड्यूस हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको मेंशन करना जरूरी है और आपको याद रखना भी जरूरी है, बिकॉज ये सबसे लेटेस्ट तरह का इंटरेस्ट रेट है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिक चीजें जो हमारे रेपो रेट से अलग कैसे है, तो ये सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को मिलता है, कमर्शियल बैंक्स को मिलता है। इसमें कोई भी एलिजिबल क्लाइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पे अगर एमएसएफ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो रेट है उस पे अगर आरबीआई किसी बैंक को लोन देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को ही मिल सकता है। ये सबसे शॉर्टर टेन्योर है 24 आवर्स के लिए। अगर किसी बैंक को इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है 24 आवर छोटे टर्म के लिए, तो ये एमएसएफ पे उसको दिया जाता है। 24 आवर्स इसका टेन्योर है मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कोई लोन मिलता है तो क्या उसमें सिक्योरिटी की जरूरत है? तो सिक्योरिटी इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें भी सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, पिछले में जो रेपो रेट था उसमें मुझे बताना मैं मिस कर गया था, उसमें भी सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी कुछ बैंकों को देनी पड़ती है आरबीआई को वो लोन लेने के लिए, इसमें भी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। जब हमने एसएलआर का डिस्कस किया था उस समय एक बात हुई थी कि जो एसएलआर जो रिजर्व रहता है उसमें हम लोग सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी उसमें रिजर्व में रख सकते हैं। तो जो वो सिक्योरिटी बॉन्ड, अगर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड यूज हो गया है एसएलआर में, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमएसएफ में उसको यूज कर सकते हैं, बट रेपो रेट में आप उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे एक है
कि अगर आपने एसएलआर में रखा है तो उस सिक्योरिटी को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, 24 आवर्स के लिए ही है, तो एज उस सिक्योरिटी को भी यूज करके आप ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसका मिनिमम जो अमाउंट है वो है 1 करोड़। 1 करोड़ मिनिमम अमाउंट आप ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना है? तो एनडीटीएल का 2%, मैक्सिमम यही है, एनडीटीएल का 2%। आप मैक्सिमम अमाउंट आप किसी भी कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है। ये बेसिक चीज थी। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं आप इसको नोट जरूर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बैंक रेट। बैंक रेट ये भी जस्ट जो पिछले दोनों की तरह ये भी एक इंटरेस्ट रेट है। इसी रेट पे बैंक कोई भी बैंक आरबीआई से लोन ले सकती है। इसमें एलिजिबल क्लाइंट भी इंक्लूड हैं, एलिजिबल क्लाइंट भी इस पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म ले सकता है 91 डेज टू 364 डेज के लिए ये लोन दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म है बैंक रेट जो भी। अच्छा ठीक है, बैंक रेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पेनल रेट। अच्छा, इसको पैनल रेट क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि जो भी आरबीआई किसी भी बैंक पे जो पेनल्टी इंपोज करती है वो डिसाइड बैंक रेट के अनुसार ही होता है। जो भी बैंक रेट होता है उसी के अनुसार वो डिसाइड करती है आरबीआई कि किसी भी कमर्शियल बैंक पे कितना पेनल्टी लगाना है। पेनल्टी क्यों लगाती है कि आरबीआई कोई दिशा निर्देश अगर किसी बैंक ने नहीं माना तो उस पर पेनल्टी लगती है। हम लोग हमेशा न्यूज़ सुनते रहते हैं कि इस बैंक को इतना अमाउंट पेनल्टी के रूप में आरबीआई को देना पड़ा, तो वो बैंक रेट के अनुसार डिसाइड होता है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा कि मान लीजिए देख लीजिए किसी एक चीज के लिए आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इस बैंक ने केवाईसी का अनाउंस पूरा नहीं किया तो एसबीआई को इतना अमाउंट पेनल्टी देना पड़ा, और आईसीआईसी बैंक को सेम चीज के लिए अलग अमाउंट। मान लीजिए एसबीआई ने केवाईसी का अनाउंस पूरा नहीं करने के लिए उसने 5 करोड़ दिया, बट उसी चीज के लिए आईसीआई बैंक को 3 करोड़ ही देना पड़ा। तो ये अलग अलग है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये डिसाइड किया जाता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए किसी बैंक को पहली बार पेनल्टी लगा है, फर्स्ट टाइम पेनल्टी उसको पे करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो एनडीटीएल, जो भी बैंक का एनडीटीएल होगा उसमें उसका बैंक रेट प्लस 3% उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। अगर वो फर्स्ट टाइम पेनल्टी पे कर रहा है तो मान लीजिए कि अभी बैंक रेट है 7%, मान लेते हैं। तो अगर एसबीआई को पेनल्टी पे करना है तो टोटल एनडीटीएल का 7 प्लस 3 10%, जो भी एनडीटीएल का 10% उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम पे उसने पे किया और उसने बात नहीं मानी, फिर से सेकेंड टाइम भी पेनल्टी उसको पे करना पड़ रहा है, तो कितना पे करना पड़ेगा? तो एनडीटीएल का बैंक रेट प्लस 5%। ठीक है, तो मान लीजिए कि बैंक रेट 7% है तो उसमें प्लस 5, तो 11%, 12% आप उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, पेनल्टी के रूप में। इसीलिए इसको पैनल रेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि कैसे वो डिसाइड होता है पेनल्टी। तो चलिए ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई, बैंक रेट समझ में आ गया। अब इसमें एक बच गया रिवर्स रेपो रेट। तो अभी जो हमने 3 चीजें डिस्कस की वो मेनली इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट किसका है? लोन का, जो आरबीआई देती है बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक पे करते हैं आरबीआई को इंटरेस्ट रेट, वो ये मेन तीनों है। ठीक है, बट रिवर्स रेपो रेट जो है ये एक इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है। मतलब
कि मान लीजिए एसबीआई के पास कुछ फंड ज्यादा हो गया, तो आरबीआई बोलती है कि ठीक है, जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, जो आपके पास एक्स्ट्रा है, वो हमारे पास जमा कर दीजिए कुछ समय के लिए, हम उस पर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। यही रिवर्स रेपो रेट है। तो ये डिपॉजिट पे होता है हमेशा, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये इनडायरेक्ट टूल्स से इतने। एक क्वेश्चन था पिछले जो वीडियो हमने सीआरआर पे था, उसमें कमेंट आया था, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, उसको मैं बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन था कि सर मान लीजिए कोई हम जो पैसा जमा करता है, रिजर्व रखता है बैंक्स आरबीआई के पास, तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे होता है, क्योंकि ये रिजर्व अमाउंट है, ये आपको रखना ही है, इसीलिए डायरेक्ट टूल्स है। इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। एसएलआर पे कैश के रूप में कोई भी अमाउंट रखा हुआ है आरबीआई के पास रिजर्व, उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है। एसएलआर जो कि बैंक खुद के पास रिजर्व रखती है, यह भी रूल है, किस रूप में रखती है? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। इस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को, कोई भी इंटरेस्ट है इस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बैंकों को अपने पास खुद रिजर्व रखना है, ये आरबीआई के पास रिजर्व नहीं रखना है। बट ये आरबीआई का रूल है कि आपको इतना अमाउंट रिजर्व रखना है, तो समझ में आ गया। बट जो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट है, इसमें जो भी डिपॉजिट करेंगे बैंक आरबीआई के पास, उस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यही मॉनेटरी पॉलिसी है। इतनी बेसिक चीजें थी इसमें। और जो भी आपने हमें बताया, आपने जो भी बात किया, सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ये हर दूसरे महीने चेंज होता रहता है। जब भी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी, ये चेंज होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार, कि मतलब अगर मनी का फ्लो ज्यादा है तो उस इंटरेस्ट को कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, जैसे भी है, जिस तरह से किया जाएगा। तो आप हमेशा इस पर नजर रखिए, इसको देखते रहिए, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं हर एग्जाम में। आपने पिछला एग्जाम दिया, अगले एग्जाम में जब बैठने जाएंगे तो हो सकता है कि सीआरआर चेंज हो, तो इसको आपको हमेशा देखते रहना है। करंट में बहुत क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आगे भी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे कंटिन्यूस रूप में। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।